हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्पीडी साइंस का मॉडल सेट 22, 23 और 24। मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु की चाल आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 होगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। चाल आधी करना है तो भी के जगह पर आधा कर दीजिए तो 1/2 करेंगे। अब भी का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। यही कहता है कि चाल दुगनी कर दी जाए तो दुगनी कर देंगे तो भी 2 है और भी के स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4। तो अगर चाल दुगनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं स्मॉल जी का मान होता है। तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, और केंद्र पर 0 होता है स्मॉल जी का मान। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान घटते हैं। स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम सबसे कम होता है। स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर होता है सबसे अधिक। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह ये है, अगर ऊपर भी जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा? घटेगा। नीचे भी जाएंगे तो स्मॉल जी का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो स्मॉल जी का मान कमेगा। अब घूर्णन गति घटाने पर क्या होगा? तो स्मॉल जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है, 0। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लायन वेग क्या होता है कि यदि पृथ्वी पर से किसी भी दिशा में अगर हम कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से बिक दे तो वह फिर कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 अर्थात 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान कमेगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। इसलिए पहाड़ पर खाना बनाना आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब का मान घट जाएगा। वायुमंडलीय दाब का मान घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, क्वथनांक घटेगा तो पानी जल्दी तुरंत गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक एक बैग नीचे गिरेगा तो एक बैग नीचे कब गिरेगा? आंधी तूफान आएगा तब ना। जैसे छत पर है आप, एक बैग नीचे गिरेगा कब? तो आंधी तूफान आएगा तब। तो आंधी तूफान आने की संभावना एक बैग नीचे गिरे तब। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होगा? जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है, वर्षा होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? बर्फ को दो टुकड़ों आपस में दबाते हैं तो उस दबाने से क्या होता है? गलनांक, बर्फ का गलनांक घटता है। जब दो टुकड़ा को बर्फ को दबाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा, इसलिए दोनों आपस में चिपक जाते हैं। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो 10 के पावर 3 हो गया तो केजी हो गया। तो केजी में तो 1 केजी प्रति मीटर क्यूब केजी में देगा। तो बर्फ का घनत्व होता है, तो बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल के शुद्ध जल के घनत्व से 0.1 कम बर्फ का होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठीय तनाव बढ़ेगा। द्रव का घनत्व कम होगा तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? घटेगा। द्रव का घनत्व बढ़ाने पर कुछ केशिका नली में क्या होता है? तो घनत्व बढ़ेगा तो भारी ज़्यादा हो जाएगा, भारी ज़्यादा हो जाएगा तो कम चढ़ेगा, तो कम चढ़ता है वो केश नली में। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता क्या होती है? तो द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। लेकिन यही गैस की श्यानता की बात किया जाए तो क्या होगी? बढ़ेगी। अब हम देखते हैं सेट नंबर 23 सेट। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता क्या होगी? तो गैस की श्यानता बढ़ती है, द्रव की श्यानता घटती है।
आंधी आने पर छप्पर उड़ना किस प्रमेय के उदाहरण है, माने किसका सिद्धांत है? तो बर्नौली के सिद्धांत है, या बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है, बर्नौली का सिद्धांत है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा क्या होता है? तो एम एल के पावर -1 टी के पावर 2 होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल जो होता है लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। मान लीजिए झूला ही है, ये पर झूला झूल रहा है व्यक्ति कोई, ये झूला झूल रहा है तो बैठ के झूल रहा है तो इसका गोड़ नीचे है, लेकिन हम क्या करें, खड़ा हो गए तो खड़ा हो गया तो गोड़ ऊपर हो गया तो इसकी लोलक की लंबाई क्या हो गया? घट गया। गोड़ नीचे था तो बढ़ल था तो घट गया। तो जब लोलक की लंबाई घटा, ये लोलक की लंबाई इतना बढ़ा तो इतना क्या हो गया? घट गया। तो लोलक की लंबाई जब घटेगा तो उसकी आवर्तकाल भी घटेगा। अगर यही कोई व्यक्ति है कि इस पर एक और व्यक्ति आकर बैठ जाएगा, तो एगो व्यक्ति इसे बैठल एक आके बैठ गया तो उससे कोई द्रव्यमान के अनुसार कोई भार नहीं पड़ता, माने कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता आवर्त का। वायु में ध्वनि तरंगे है अनुदैर्ध्य। झूला वाला बता देते हैं कब, जब एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, जब एक व्यक्ति झूला झूल रहा है इस पर, इसमें इसे झूला, इसी में आके वो बच्ची टंग जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किस में? तो इस्पात में, ठोस में। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि ध आया तो अनुदैर्ध्य। अब प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है। अनु दोनों में लगा, अनु दोनों में। ध आया तो ध्वनि हो गया, अब प्र आया तो प्रकाश हो गया। परासरव तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परासरव तरंग होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। असरव तरंग होती है 20 हर्ट्ज से कम। और 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज क्यों होती है? श्रव तरंगे होती है, श्रव, जिसको हम लोग मनुष्य सुन सकता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 17 मीटर होनी चाहिए। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 16.6 मीटर आता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में, तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या होता है? तो घटता है तापमान। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाएंगे तो घटेगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 4.2 × 10⁻³ जूल हो जाता है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। किलो है तो किलो का वैल्यू 10⁻³ आ जाएगा, तो 4.2 × 10⁻³ जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। यहाँ देखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा जूल प्रति केजी। और विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति केजी होता है, मतलब गुप्त हो जाता है कौन? केल्विन। केल्विन क्या हो जाता है? गुप्त हो जाता है गुप्त ऊष्मा में। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक केल्विन में 273 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा। ऊंचाई से नीचे आने पर उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप है -273.15 डिग्री सेल्सियस या -273। अब देखते हैं हम सेट नंबर कितना? सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 देखते हैं। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है? तो विद्युत केतली में पानी हो जाता है संवहन के कारण गर्म होती है। संवहन क्रिया के कारण गर्म हो जाती है विद्युत केतली में पानी। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है किसको? बोलोमीटर जो यंत्र है उस किसको मापता है? तो बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापी जाती है। ऊष्मीय विकिरण में सूर्य का ताप यही मापता है, सूर्य का ताप। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प
अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन है? तो कपूर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, नौसादर है, नेफ्थलीन है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो द्रव में बदलेगा तो गल गया, मतलब कि द्रव में बदल गया। गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन से क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है, ठंडक उत्पन्न होता है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। ठोस से द्रव में बदल गया था, गलन। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए ही कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, क्योंकि कुकर में हम लोग ऊपर से दाब बढ़ा देते हैं। दाब बढ़ा देते हैं तो जल अंदर जो रखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ने से क्या होता है कि जल जल्दी खोलेगा नहीं। अगर बिना दाब के 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता था जल, तो अब दाब दे दिए तो 120 डिग्री सेल्सियस पर खोलेगा। 120 डिग्री सेल्सियस पर खोलेगा, इसका अर्थ है कि जल बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इसमें जो भी पदार्थ है वो जल्दी पक जाएगा, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन होता है कपूर में। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ गलता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम पर। और वाष्प की गुप्त उष्मा, तो वाष्प की गुप्त 536 कैलोरी प्रति ग्राम। इसलिए कहा जाता है कि एक उबला हुआ पानी एक वाष्प है, तो किससे ज़्यादा हाथ जलेगा? तो उबले हुए पानी से ज़्यादा हाथ जलेगा वाष्प से, क्योंकि वाष्प की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है और वाष्प के गुप्त उष्मा के कारण ही जलेगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए। थर्मोस्टेट, थर्म माने होता है ताप, थर्म माने क्या होता है? ताप। थर्म माने क्या होता है? ताप। स्टेट माने स्टेट रहना। स्टेट मतलब कि सीधा, मतलब कि न बढ़ेगा न घटेगा, माने कि समान तापमान को बनाए रखेगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को बताया था। व्यतिकरण को बताया था टॉमस यंग ने। विवर्तन को बताया था ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश के विद्युत प्रभाव को बताया था आइंस्टीन ने। और विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश के विवर्तन सिद्धांत को ग्रोमाल्डी ने बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार इसी के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, 1921 में। E = mc²। E = mc